हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो पिछली बार हम फिज़िक्स में डायमेंशंस निकालना सीख रहे थे, तो हम ये वीडियो में आगे जितने भी इम्पोर्टेंट डायमेंशंस है तो हम उसे निकालेंगे। तो इसमें नंबर 1 आता है इम्पल्स। ये है इम्पल्स, इसको किया जाता है डिनोट जे से। तो अब इसका डायमेंशन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि है जे इज इक्वल टू इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। फोर्स इंटू टाइम, आपको ये याद रखना, तो आप इससे आराम से डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो फोर्स का आता है मास इंटू एक्सेलरेशन डॉट टाइम। इस डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो मास होता है केजी में, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, और टाइम होता है टी में। तो अब देखिए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डॉट एस, ये टाइम सेकेंड्स में रहता है। तो इसका ये कर दिया कि ये क्या होता है, मास एम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये भी सेकेंड में होता है। तो इसका ये स्क्वायर कट गया, सिर्फ एक बचा। तो इसका डायमेंशन आएगा m1 l1 t-1 mL t-1। तो आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, mL t⁻²। तो अभी हम बढ़ते आगे। तो यहाँ पे कुछ काम की बात लिखी है, जिसको K3B का मतलब नहीं पता वो हमें पिछली वीडियोस देख सकता है। तो जो मोमेंटम जो है, मोमेंटम का डायमेंशन इम्पल्स के डायमेंशन के इक्वल होता है। समझे आप कि मोमेंटम का जो डायमेंशन है वो इम्पल्स के डायमेंशन के सेम ही होता है। तो इम्पल्स का डायमेंशन mL t⁻² है, तो मोमेंटम का भी mL t⁻² है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन की। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम करते हैं सेकंड जो है हमारा, वो है वर्क डन, जिसको हम डिनोट करते हैं W से। तो चलिए अब हम इसका डायमेंशन निकालते हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये एस यहाँ पर जो है ना, डिस्प्लेसमेंट का एस है, ना कि टाइम का, तो इसे आप याद रख लीजिएगा। तो फोर्स की तो आपको पता ही है, फोर्स का फॉर्मूला तो है मास इंटू एक्सेलरेशन। क्योंकि फोर्स का हम डायरेक्ट लिख नहीं सकते, तो मीटर में फोर्स तो हमेशा उसमें ही रहती है, न्यूटन में तो न्यूटन से हम कुछ पता ही नहीं लगा सकते हैं कि मास कितना है, केजी कितना है। तो हमको इसको सिंपल फॉर्म मास इंटू एक्सेलरेशन में कर देना है, और यहाँ पे एस डिस्प्लेसमेंट का। तो आप सभी को जैसे पता ही होगा, मास हम केजी में लेते हैं, तो हम लेंगे यहाँ पे केजी, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट होता है मीटर में। तो अभी यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर। तो अब हम इसका डायमेंशन लिखते हैं। डायमेंशन इसका आएगा m1 मास एक ही है, किलोग्राम मास एक ही है, L कितना है 2, तो यहाँ पे 2, टाइम है यहाँ पे 2 है। तो अब इसका ये यानी इसका है तो यहाँ पे हम लेंगे -2 कि ये ऊपर आने के लिए ये 1/s का 2 है, तो इसको यहाँ पे लाने के लिए साइन इसकी चेंज होगी, तो ये बनेगा s-2। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अब हम आ चुके हैं तीसरे क्वेश्चन पर, जो कि है हमारा काइनेटिक एनर्जी। तो आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv²। तो ये हाफ की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि डायमेंशन लेस होता है। अभी हम आपको आगे प्रोवाइड करेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स, जिसमें आपको पता चलेगा थीटा की कोई वैल्यू नहीं होती, यानी उसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है, तो डायमेंशन लेस होता है। जैसे 60 आ सकती है, 10
1060 आ सकती है, 1045 आ सकती है, जो कि 1045 वन होता है, तो वन का कोई डायमेंशन ही नहीं होएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो अब हम एम और वी स्क्वायर, क्योंकि एम वी स्क्वायर लेंगे क्योंकि इसकी तो कोई डायमेंशन ही नहीं होती, तो आप हमेशा इसे याद रखिएगा। तो अब हम इसे डायरेक्ट करते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब इसका आएगा m1 L2 T-2। तो आप हमेशा याद रखिएगा इसमें जितनी भी टाइप की एनर्जी आपकी बुक में तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जिसमें आपके बुक में जितनी भी टाइप की एनर्जी है, जैसे एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग, इलास्टिक एनर्जी ऑफ इलास्टिक रिलीज, और भी जितने टाइप की एनर्जी है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग, तो आपको पता ही होगा। तो जितनी भी टाइप की एनर्जी होती है ना, एनर्जी प्रोड्यूस बाय रिएक्टर, तो एनर्जी का डायमेंशन हमेशा यही आता है mL2T-2। अगर ये वन को काउंट भी नहीं करे लिखेंगे चलेगा कि m1 है ना, तो m लिखेंगे तो भी चलेगा। तो आप हमेशा इसके है ना बाय हार्ट कर लीजिएगा कि mL2T-2 काइनेटिक एनर्जी, कोई भी एनर्जी की वो होती है डायमेंशन। तो आपको एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, तो आपको यही लिखना है। अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग, उसका डायमेंशन निकालो, तो आप घबराइएगा मत, बस आप यही लिख के आ जाइएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो उसका भी अलग सा फॉर्मूला आता है, लेकिन डायमेंशन यही निकलता है। तो आप हमेशा इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, छोटी सी पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। चलिए अब हम करते हैं हमारा चौथा, जो कि है प्रेशर। इसको डिनोट किया जाता है P से। तो अभी हम इसका डायमेंशन लिखेंगे। तो आपको हमेशा याद रखना है P जो होता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। आप अगर इसे कॉमन लैंग्वेज में कहे तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बटे एरिया। आपको हमेशा ये याद रखना है, प्रेशर जो होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बटे एरिया। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी ने देखा, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बटे एरिया। तो फोर्स का तो हम लिख ही नहीं सकते, और मैंने आपको हमेशा बताया था कि मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया का ए। आप अब एरिया के ए को ऐसे ही रहने दीजिए, हम उसको आगे चेंज करेंगे। मास होता है केजी में, ये होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और ये रहता है मीटर स्क्वायर में। तो हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि लेंथ, ये एरिया का होता है डायमेंशन से भी कर सकते हैं, लेकिन एरिया का होता है मीटर स्क्वायर फॉर्मूला जो है। तो हम डायमेंशन से भी कर सकते हैं, वो भी इजी है, लेकिन ये इसको ज़्यादा इजी है। तो ये स्क्वायर से हम ये m कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा kg अपॉन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने ये s को यहाँ ले गए, तो ये s स्क्वायर वैसे का वैसा ही रहा। तो अब हम इसका लिखते हैं डायमेंशन। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रेशर का हम लिखते हैं डायमेंशन। तो हमने अभी निकाले, इसका होगा m1, kg एक ही है तो m1। l कितना है यहाँ पे, l है -1 के, जो मीटर है वो नीचे है kg के, इसका वो आया है अपन सॉल्व किए, तो kg अपॉन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे -1 और t भी क्या हो जाएगा अपना -2, t-2 हो जाएगा। ये t ऊपर आ रहा है तो t-2 हो जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं सबसे मेन डायमेंशन पे, जो कि आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है 2 मार्क्स के लिए। तो आपको 2 मार्क्स हासिल करना है, तो हमारे साथ बने रहिए अगले क्वेश्चन।
तो अब हम अपने फिफ्थ उस पर आ गए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में 2 to 4 मार्क्स के लिए पूछ सकता है ये। तो फोर्स, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, फोर्स जो होता है आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में तो पढ़ा ही होगा, G m1m2/r² होता है। तो हमें G निकालना है। तो आपको क्या करना होगा, G बाहर निकाले हमने, तो फोर्स को हमें r² के साथ वाइस वर्सा करना पड़ेगा। तो इसका जाके बनेगा G = Fr²/m1m2। तो इसका देखते हैं आगे क्या करना है। तो जैसा कि आप सभी ने पढ़ा ही होगा, जो G रहता है उसको कैसे निकालते, Nm²/kg²। आपने ये तो पढ़ा ही होगा न्यूटन्स लॉ में, ग्रेविटेशन चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 था 10th का। तो उसमें आप सभी ने पढ़ा ही होगा G = ग्रेविटेशनल कांस्टेंट = Nm²/kg²। इसकी यूनिट है, तो आपको इसे याद रखना है, इसकी यूनिट है, तो आपको इसे याद रखना है। तो आपको इसे याद रखना है। तो चलिए अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, F = मास इंटू एक्सेलरेशन, जो कि हम जब से यूज़ कर रहे थे, तब हम इसके फॉर्मूले से निकालेंगे kg m/s²। ये जो था पूरा, ये मास इंटू एक्सेलरेशन का था। अभी हम लगाएंगे इसका G का। तो G में न्यूटन तो हम लेंगे नहीं, तो N²/kg², क्योंकि हम इसको नहीं लेंगे। फोर्स जो होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, आप सभी को पता ही होगा। तो यहाँ पे हम न्यूटन ले नहीं सकते, हमको ये वैल्यू को यहाँ पे है ना सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम n को तो ले नहीं सकते, क्योंकि n की जगह फोर्स आता है, फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हमने मास इंटू एक्सेलरेशन लिए, और f की वैल्यू है, ये जो है ना, ये f की वैल्यू है। तो G F के इक्वल होता है, आप ऐसा अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि होता नहीं है, लेकिन आप फिलहाल ये क्वेश्चन के लिए अज्यूम कर लीजिए। तो एक kg² से स्क्वायर का 1 kg कट गया, तो आया m², ये मीटर² इंटू m³/s² किलोग्राम। तो ये हमारी फाइनल वैल्यू आई। अब हम इसे देख के लिखेंगे अपना डायमेंशन। तो इसका डायमेंशन होगा m-1 3 मीटर 3 पे है। और तो जैसा कि फ्रेंड हम देख रहे थे, यहाँ पे आएगा T-2। तो हमने यहाँ के फॉर्मूले से ये जो S है तो -2 कर दिए। तो अब हम बढ़ते हैं। तो हमारा छठा और मेन जो है वो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब मैं पहली बार ही सुना होगा, तो इसे डिनोट करते हैं E और O। तो इसे पढ़ते हैं ε0। तो आपको ये पढ़ने के लिए है ना, कूलम्ब्स लॉ को जानना ज़्यादा ज़रूरी है। कूलम्ब्स लॉ तो आपको पता ही होगा, ये कहीं से एक ऑब्जेक्ट है, ये दो, जहाँ से करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, एक करंट ये सर्किट में से, तो इसका डिस्टेंस होता है r। तो हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। तो कूलम्ब्स लॉ को तो आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो आप इसे यूज़ करके आराम से सॉल्व। तो F = अभी अपने को इसकी प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाना, तो कांस्टेंट K लगा दिया हमने, Q1 Q2/r² फॉर्मूले का। K की वैल्यू होती है 1/4πε0। ये याद कर लेना है, 9 × 10⁹ ये भी आपको याद कर लेना है।
तो फिर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता नहीं होगी, तो इसकी वैल्यू होती है कॉन्स्टेंट वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 सी स्क्वायर, यानी करंट का स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, फोर्स का। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। F इज इक्वल टू 1/4πε0 मल्टीप्लाइड बाय Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, नोन एज फोर्स ऑफ कूलम। तो आपको ये याद रखना, फोर्स ऑफ कूलम। तो अब हम करंट की वैल्यू लिखते हैं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू करंट का होता है आई स्क्वायर टी स्क्वायर। इसका डायमेंशन आएगा ए स्क्वायर एम्पियर का ए टी एस स्क्वायर। तो एन का हम लिखते हैं, एन न्यूटन से तो निकाल नहीं सकते, तो मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू के जी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मीटर का हम निकाल लेते हैं, एम इज इक्वल टू एम स्क्वायर। तो अब हम इसका डायमेंशन लिख सकते हैं, जो कि है एम एल टी और ए क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे करंट भी आ गया है। तो m-1 मास -1, एल जो रहेगा वो हमारा रहेगा -3, 1 2 3 -3, टी जो रहेगा वो हमारा रहेगा 4 2 4, और जो हमारा ए रहेगा एम्पियर जो कि है 2। तो बस इसका डायमेंशन निकल गया। तो अब हमारा लास्ट रहेगा जो कि है वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो अब हमारा सबसे लास्ट जो है डायमेंशन में वो क्या है, अल्फ़ा ग्रेडियंट। यहाँ पे अल्फ़ा की जगह कुछ भी आ सकता है, थीटा गामा कुछ भी आ सकता है। तो कोई भी ग्रेडियंट आएगा ना, तो उसके नीचे तो अब यहाँ पे कोई भी वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो हमारा लास्ट और जो कि है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी ग्रेडियंट जो भी आएगा, तो हम उसके नीचे एंगल अपॉन डिस्प्लेसमेंट कर देंगे। वेलोसिटी है तो वेलोसिटी अपॉन डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।